हैं कि पर्टिकुलर जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है वो कितने टाइप का होता है। कोई भी मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि सेल एक ओपन सिस्टम की तरह बिहेव करती है, वो पर्टिकुलर मटेरियल्स जो हैं, जो भी उसको एक रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए, वो एक्सटर्नल मीडियम से लेती है। इसलिए मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट यहाँ पे दो तरीके का पाया जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है, यहाँ पे कोई एनर्जी यूज नहीं होती और यहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही ये ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो एटीपी वहाँ पे यूज हो रही है एंड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होने के कारण ही वहाँ पे एनर्जी का यूज हो रहा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं जैसे लो कंसंट्रेशन है और ये मान लो हाई कंसंट्रेशन है। यूजुअली कोई भी मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है। तो अगर कोई हाई से लो की तरफ कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ कर रहा है तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होती है। इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत एटीपी यूज होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दो टाइप का होता है। सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन भाग नहीं लेती, क्योंकि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी इसको बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भाग लेती हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई एटीपी यूज हो रही है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है। किस तरीके से इनमें क्या डिफरेंस है वो आगे हम देखेंगे। तो ये जनरल एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन जो है, कोई भी मॉलिक्यूल या एटम्स या आयंस अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूव करता है तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे एक रूम है, रूम में अगर आप एक परफ्यूम की शीशी को ओपन कर रहे हो तो रूम के दूसरे कॉर्नर पे आपको परफ्यूम की स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर जहाँ पे शीशी आपने ओपन की है वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एक दूसरे हिस्से में कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन यहाँ जो चीज़ मूव कर रही है वो सॉल्यूट होती है, सॉल्वेंट या कभी मूव नहीं करता, ये हमेशा याद रखना। और क्वेश्चन उठता है कि वो कब तक मूव करेगा। तो यहाँ पे जब तक डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं बन जाता तब तक जो सॉल्यूट या एटम्स या आयंस वो मूव करते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दो जगह पे जैसे दो कंसंट्रेशन थी वो दोनों इक्वल हो गई। जैसे एक कंसंट्रेशन इधर हाई थी इधर लो थी, तो दोनों के बीच में एक्सचेंज शुरू हुआ। सर्टेन टाइम के बाद दोनों तरफ एक ही कंसंट्रेशन इक्वल हो गई, लेकिन इक्वल होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट स्टॉप नहीं होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम यही कहता है कि दोनों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल दोनों तरफ मूव होते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जितना राइट टू लेफ्ट ए मूव करेगा उतना ही लेफ्ट टू राइट जो है वो ए मूव करता है। इसीलिए नेट मूवमेंट जो है वो तो जीरो है, लेकिन पूरी तरीके से मॉलिक्यूल का मूवमेंट रुका नहीं। मॉलिक्यूल का मूवमेंट वहाँ हो रहा है, लेकिन चूंकि बराबर संख्या में हो रहा है इसीलिए नेट जो मूवमेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो जीरो आएगा, लेकिन दोनों तरफ से मॉलिक्यूल का मूवमेंट वहाँ पे इक्विलिब्रियम में आपको पाया जाएगा। और इस तरीके के इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ये हमेशा याद रखना। अब जो डिफ्यूजन रेट है वो मॉलिक्यूल की फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करती है कि वो किस स्टेज में है। गैस के अंदर सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन रेट पाई जाती है, उसके बाद लिक्विड एंड सबसे कम मिनिमम जो डिफ्यूजन रेट है वो पाई जाती है सॉलिड में। क्योंकि जिस मॉलिक्यूल के अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो मॉलिक्यूल की अपनी है, किसी और से नहीं ले रहा है वो, तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी वाला मॉलिक्यूल जिसमें काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन करेगा। तो गैस के अंदर सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, इसीलिए डिफ्यूजन रेट भी यहाँ पे मैक्सिमम पाई जाती है। ये स्लो प्रोसेस है और ये यहाँ ये मैटर नहीं करता कि वो सिस्टम लिविंग है या नॉन लिविंग है, दोनों ही सिस्टम में डिफ्यूजन पाया जाएगा। अब अगर मैं ये देखूं कि डिफ्यूजन रेट जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो ये सर्टेन कुछ फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल का मूवमेंट उतना ही ज़्यादा होगा, एक स्वाभाविक सी चीज़ है।
डिफ्यूजन रेट जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से डिफ्यूजन रेट भी बढ़ती है। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन जो है वो कितना आसानी से मॉलिक्यूल को अपने अक्रॉस आने जाने दे रही है उसको हम मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी कहते हैं। और मेम्ब्रेन जो परमिएबिलिटी है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन रेट। इसका मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल एक्स है और वो मेम्ब्रेन के आर पार आसानी से आ जा रहा है तो डिफ्यूजन रेट जो है वो ज़्यादा होगी। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो लिपिड सॉल्यूबल कंपाउंड होते हैं उनकी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, तो लिपिड सॉल्यूबल इजीली क्रॉस हो जाते हैं, तो लिपिड सॉल्यूबल की जो डिफ्यूजन रेट है वो ज़्यादा होती है। और वाटर सॉल्यूबल जो है इनकी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी कम होती है और कम होने के कारण इनका डिफ्यूजन रेट भी क्या होता है, कम होता है। ये हमेशा याद रखना। डिफ्यूजन रेट जो है वो प्रेशर पे भी अप्लाई करती है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे डिफ्यूजन रेट बढ़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के ऊपर जब प्रेशर डालोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती है। तो ये सर्टेन कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स थे जो डिफ्यूजन रेट को प्रभावित करते हैं। एक यहाँ पे टर्म आती है डिफ्यूजन प्रेशर। ये डिफ्यूजन प्रेशर क्या है? देखिए डिफ्यूजन प्रेशर को ऐसे समझिए जैसे ये जो है एक चैम्बर है, क्लोज चैम्बर है और इसके अंदर आपने एक सीसी ओपन की। इस सीसी में जो परफ्यूम था वो बाहर निकल रहा है। तो ये जो बाहर निकलते हुए परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं ये इस क्लोज चैम्बर पे कोई एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये डिफ्यूज हो रहे मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये इधर आएंगे तो यहाँ पे पहले से मौजूद मॉलिक्यूल की कुछ स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जब ये कुछ ऑक्यूपाई करेंगे तो बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फ्री मूवमेंट हिंड्रेंस होगी, फ्री मूवमेंट रुकती है, राइट। पहले मान लो इस क्लोज चैम्बर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल थे उसमें ये परफ्यूम के मॉलिक्यूल नहीं थे तो वो फ्री मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने परफ्यूम रिलीज किया तो वहाँ कुछ स्पेस इनके द्वारा ऑक्यूपाई हो गया तो उनके लिए स्पेस कम हो गया। इसका मतलब इनके द्वारा उन पर कुछ प्रेशर क्रिएट हुआ, उसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। तो डिफ्यूजन प्रेशर को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जो डिफ्यूज मॉलिक्यूल हैं वो एक प्रेशर डेवलप करते हैं उस मीडियम पे जिसमें वो डिफ्यूजन हो रहा है। तो डिफ्यूज मॉलिक्यूल डेवलप ए प्रेशर ऑन द मीडियम इन विच डिफ्यूजन अकर नॉन एज डिफ्यूजन प्रेशर। तो जो डिफ्यूज हो रहे हैं, जो बाहर की तरफ मॉलिक्यूल आ रहे हैं, वो जिस मीडियम में आ रहे हैं उस मीडियम पे एक प्रेशर बनाते हैं, तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे टाइप का भी ट्रांसपोर्ट टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्या है। मैं जब अभी डिफ्यूजन को प्रभावित करने वाले फैक्टर की बात कर रहा था तो मैंने वहाँ पे ये बताया था कि मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी के हिसाब से मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन है वो प्रभावित होता है कि जो लिपिड सॉल्युबल हैं वो इजीली चले जाते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल हैं वो मॉलिक्यूल अगर थोड़ा सा साइज बड़ा है तो मेम्ब्रेन आसानी से आने जाने नहीं देती। एंड मोस्टली जो सेल इनटेक करती है वो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, तो उस केस में कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे मस्ट हो जाता है। तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल डिफ्यूजन रेट इज स्लो, मतलब जो वाटर में सॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं उनकी डिफ्यूजन रेट थोड़ी सी स्लो होती है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज कम्पेयर टू लाइपोफिलिक। तो लाइपोफिलिक कहते हैं जो लिपिड सॉल्युबल है, राइट, और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो वाटर सॉल्युबल है। तो वाटर सॉल्युबल जो हैं वो आसानी से क्रॉस नहीं हो सकते क्योंकि लिपिड मेम्ब्रेन जो है वो मैक्सिमम लिपिड की बनी होती है और वाटर जो है लिपिड के साथ डिजॉल्व नहीं होता है। और जो लाइपोफिलिक कंपाउंड है जो लिपिड में सॉल्युबल है वो आसानी से क्रॉस हो जाते हैं। तो जब जो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड हैं इनकी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट जबकि सेल करती है तो इसीलिए यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट मस्ट हो जाता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मस्ट हो जाता है। और जैसे ही मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पे भाग लेती है उसको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन अगर एनर्जी यूज नहीं कर रही है तो उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, और अगर मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ भाग ले रही है तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिना मेम्ब्रेन प्रोटीन के कभी नहीं होता, हमेशा याद रखना। ठीक है। तो कभी भी अगर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो फैसिलिटेटेड मतलब कोई थर्ड मॉलिक्यूल आके वहाँ हेल्प कर रहा है। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज आपको हमेशा मिलेंगी अगर कहीं मेम्ब्रेन प्रोटीन भाग ले रही है तो। एक तो वो हाईली सेलेक्टिव होगा,
जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है जिस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगी वो सिर्फ उसी से बाइंड करेगी और उसी को वो सेल के अंदर या अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट करती है। तो इस तरीके का ट्रांसपोर्ट हाईली सेलेक्टिव होता है। वो सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो करता है। सैचुरेशन काइनेटिक्स का मतलब ये है कि जैसे एक सेल है, एक सेल की सरफेस पे मान लो 4 मेम्ब्रेन प्रोटीन्स थी जो पर्टिकुलर किसी कंपाउंड के ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आपने बाहर कंसंट्रेशन बढ़ाया इस सब मॉलिक्यूल का, तो ये जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे ट्रांसपोर्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा? जब तक कि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं 4 ये सैचुरेट नहीं हो जाते। जब ये चारों के चारों इस मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाएंगे तो उसके बाद उस कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ाओ ये रेट नहीं बढ़ेगी। तो इस तरीके की काइनेटिक्स को कहते हैं हम सैचुरेशन काइनेटिक्स। तो अगर कभी मेम्ब्रेन प्रोटीन भाग ले रही है ट्रांसपोर्ट में तो वो सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो करती है। और सैचुरेशन काइनेटिक्स में हमेशा ग्राफ आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। एंजाइम काइनेटिक्स वाला जो ग्राफ होता है उसी तरीके का आपको ग्राफ, कि जैसे जैसे ये कंसंट्रेशन और ये रेट, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो वैसे वैसे रेट बढ़ रही है, लेकिन सर्टेन कंसंट्रेशन के बाद रेट नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब कि इस पॉइंट से आगे अब मेम्ब्रेन प्रोटीन सैचुरेट हो चुकी हैं, जितना मेम्ब्रेन प्रोटीन्स अवेलेबल था वो अब बाइंड हो चुके हैं। फिर चूंकि प्रोटीन यहाँ इन्वॉल्व है तो इसको रेगुलेट भी किया जा सकता है। तो ये पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में जब मेम्ब्रेन प्रोटीन भाग लेती है तो मेम्ब्रेन प्रोटीन 2 रूप में भाग ले सकती है, एक तो कैरियर प्रोटीन के रूप में, एक चैनल प्रोटीन के रूप में। कैरियर प्रोटीन के रूप में क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल अपनी मेम्ब्रेन प्रोटीन से बाइंड होगा और जैसे वो बाइंड होता है तो उसमें कन्फर्मेशन चेंज होते हैं। कन्फर्मेशन चेंज के बाद वो उस मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देगी, या फिर अगर अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में कर देगी, ठीक है। यहाँ चूंकि हम एग्जांपल में हम बाहर से अंदर की तरफ सेल के मॉलिक्यूल को लेके आ रहे हैं, इसीलिए हम इस तरीके से एग्जाम्पल में देखे हैं। चैनल प्रोटीन में क्या होता है, इस तरीके से कन्फर्मेशन चेंज मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड नहीं होता, जो इस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो यहाँ पे प्रोटीन जो है एक पोर बनाती है जो कि वाटर सॉल्युबल कंपाउंड को सेल के अंदर या अंदर से बाहर की तरफ अलाउ करता है। इसमें जैसे एक्वापोरिन एक वाटर चैनल होता है प्रोटीन, एक्वापोरिन में 8 प्रोटीन जो होती हैं वो मिलकर एक वाटर चैनल बनाती हैं। तो उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है कैरियर प्रोटीन में। जो भी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैरियर प्रोटीन से बाइंड होगा, उसमें कन्फर्मेशन चेंज करेगा, क्योंकि चैनल प्रोटीन मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में वो मॉलिक्यूल जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो प्रोटीन से बाइंड नहीं होता है और उस प्रोटीन के बीच में या उस प्रोटीन के द्वारा बने हुए पोर में होके वो निकल जाता है। अब जिधर जाना है वो उधर निकल जाएगा, चाहे बाहर से अंदर जाए चाहे अंदर से बाहर जाए। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है, अगर मेम्ब्रेन प्रोटीन भाग ले रही है तो मेम्ब्रेन प्रोटीन किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से कर रही है। एक मॉलिक्यूल जैसे यहाँ पे जो डार्क कलर से दिखाया है ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अगर ये मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है एक बार में एक ही मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही है तो इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को कहते हैं हम यूनिपोल। लेकिन अगर वो एक बार में 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल को सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रही है तो उसको कहते हैं सिम्पोल। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रही है तो इसको कहते हैं एंटीपोड। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखनी है। तो सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ते ही हैं, ये हम इनिशियली देख ही चुके हैं। अब बात आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। हमेशा जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट हो ऐसा नहीं है, कई बार कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी ट्रांसपोर्ट होता है और अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे एनर्जी लगेगी और मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी है वो एटीपी के रूप में लगती है, राइट। लेकिन हमेशा एटीपी हो ऐसा भी नहीं है। एनर्जी का जो सोर्स है मोस्टली तो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जैसे एटीपी, सीटीपी, टीटीपी, टीटीपी, लेकिन कभी कभी लाइट एनर्जी भी यहाँ पे यूज हो जाती है जैसे आर्कीबैक्टीरिया में। आर्कीबैक्टीरिया में जो है वो हम हेलोफाइल्स एक बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर लाइट बेस्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पाया जाता है। जब हमने आर्कीबैक्टीरिया पढ़े थे तो वहाँ पे एक प्रोटीन पढ़ी थी बैक्टीरियोरोडोप्सिन, राइट। तो वहाँ हेलोफाइल्स के अंदर ये जो बैक्टीरियोरोडोप्सिन है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन ये एटीपी से एनर्जी नहीं ले रही, ये लाइट से एनर्जी ले रही है। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ भी इन्वॉल्व होंगी, बिना मेम्ब्रेन प्रोटीन के तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पॉसिबल ही नहीं है। और जो भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स यहाँ भाग लेती हैं उनके लिए एक टर्म यूज करते हैं पंप। तो यूजुअली पंप जो वर्ड है जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप, राइट,
तो इस तरीके का जो वर्ड है वो मोस्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, और चैनल जैसे कैल्शियम चैनल, सोडियम चैनल, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूजली पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम यूज करते हैं। तो ये जो पंप हैं, जो प्रोटीन्स वहाँ भाग ले रही हैं, उनको हम जो पंप कह रहे हैं, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करती हैं। चूंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसको अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे एक ऊंचाई वाली जगह है, ऊपर से नीचे आओगे तो आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं लगानी पड़ेगी, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है जैसे डिफ्यूजन। लेकिन अगर आप अगेंस्ट द हाइट जा रहे हो, यहाँ पे हाइट कंसंट्रेशन है हमारा सॉल्यूशन में, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हो तो इसको अपहिल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आप उल्टा काम कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये भी सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, इनहिबिटर या हार्मोन से रेगुलेट किया जा सकता है और हाईली सेलेक्टिव होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ इसलिए पाई जा रही हैं क्योंकि यह मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व है, और जहाँ कहीं भी मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व हो वहाँ पे ये प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये दो तरीके का होगा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, इसमें एटीपी जो है मेनली एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज होती है, जबकि जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से यूज होती है। तो यहाँ पे जो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से आती है। वो किस तरीके से आती है वो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को और फर्दर जब डिटेल्स पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी के अंदर तो वहाँ पे देखते हैं, यहाँ हमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। तीनों में अगर हम डिफरेंस देखें कि भाई सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट और एक्टिव में क्या डिफरेंस है, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत सिंपल में नहीं होती, बाकी दोनों में होती है। हाईली सेलेक्टिव, सिंपल डिफ्यूजन सेलेक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जहाँ कहीं भी प्रोटीन इन्वॉल्व है वो हाईली सेलेक्टिव होते हैं। सैचुरेशन काइनेटिक्स, ये हाई ट्रांसपोर्ट सैचुरेट का मतलब है सैचुरेशन काइनेटिक्स को कौन फॉलो करता है, सिंपल डिफ्यूजन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी प्रोटीन इन्वॉल्व है वो सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन नहीं है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम करता है, इसीलिए ये भी जो है अपहिल नहीं है, डाउन हिल है। ये दोनों डाउन हिल ट्रांसपोर्ट में आते हैं, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा है, इसीलिए ये अपहिल ट्रांसपोर्ट है। सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी यूज नहीं होती, ना फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में होती है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होती है। हार्मोनल कंट्रोल अगर हम देखें, जहाँ कहीं भी प्रोटीन है वहाँ कंट्रोल है, सिंपल डिफ्यूजन में तो प्रोटीन नहीं है इसलिए यहाँ कंट्रोल नहीं है, बाकी फैसिलिटेटेड और एक्टिव में कंट्रोल है। इनहिबिटर, इनहिबिटर जो है वो यहाँ पे सिंपल में काम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ किसी प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इनहिबिटर्स जो है वो काम करेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ डिफरेंस हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी और आती है, जैसे मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। मेम्ब्रेन अपने अक्रॉस कितने चीज़ों को कितनी इजीली अलाउ कर रही है उसको हम मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी कहते हैं। इसके बेस पे मेम्ब्रेन को क्लासिफाई किया गया है, जैसे परमिएबल मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को अलाउ करते, जैसे सेल वॉल। सेल वॉल किसी को रोकता नहीं है, वो सिर्फ रिजिड स्ट्रक्चर है और उसमें थोड़े पोर होते हैं तो आसानी से वो आने जाने देता है। सेमी परमिएबल जो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करे, सॉल्यूट को अलाउ ना करे, जैसे सेलोफेन, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स में आती हैं। सेलेक्टिव परमिएबल जो सॉल्वेंट के साथ कुछ सॉल्यूट को भी अलाउ करे लेकिन सारे सॉल्यूट को नहीं, तो अलाउ सम सॉल्यूट बट नॉट ऑल। तो इसमें हमारी जो बायोलॉजिकल सिस्टम की मेम्ब्रेन है वो सब सेलेक्टिव परमिएबल में आ जाती हैं, जैसे टोनोप्लास्ट है या ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो सब सेलेक्टिव परमिएबल में आती हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इम्परमिएबल जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ही अलाउ ना करे, अगर किसी सेल के अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है तो सुबेराइज सेल वॉल, जैसे एंडोडर्मिस में हम ये पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू जब पढ़ेंगे तो वहाँ एंडोडर्मिस में इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो ये परमिएबिलिटी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से जो चीज़ फाइनली बन रही है उसको कहते हैं सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन जो है तीन तरीके से हमने क्लासिफाई किए हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जब सेल सैप की कंसंट्रेशन के इक्वल है तो उसको आइसोटोनिक कंसंट्रेशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे ये देखिए सेल सैप क्या होता है, जैसे प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स पाई जाती है और वैक्यूल्स के अंदर जो भी रस भरा हुआ है उसको हम सेल सैप कहते हैं। तो जब भी कभी हम कंसंट्रेशन सेल की स्टडी करते हैं तो उसमें
वैक्यूल्स की कंसंट्रेशन जो होती है उसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसको हम सेल सेप कहते हैं, इसके रेस्पेक्ट में चीज़ें डिसाइड होती हैं। लेकिन एनिमल सेल में तो प्लांट वैक्यूल्स नहीं है, तो वहाँ पर साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेल सेप की कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे हम प्लांट पढ़ रहे हैं तो इसीलिए यहाँ हम सेल सेप की बात कर रहे हैं, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। सेल सेप, साइटोप्लाज्म, किसी की भी कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में बात करिए, लेकिन अगर वो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बाहर, जिसके जैसे एक सेल है, एक सेल को एक सॉल्यूशन में रखा, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और सेल सेप की कंसंट्रेशन अगर इक्वल है तो वो सॉल्यूशन आइसोटोनिक कहलाएगा। इस कंडीशन में वाटर ना तो अंदर से बाहर आएंगे ना बाहर से अंदर आएंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर बाहर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेल सेप, तो इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब बाहर कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, अंदर सेल सेप के अंदर कम है, तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से उल्टा चलती है। यहाँ हाइपरटोनिक में बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट यहाँ लो है, राइट, लो सॉल्वेंट है। और मैं बोल रहा हूँ सेल सेप की कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब यहाँ हाई सॉल्वेंट है, ठीक है। तो वाटर जो है अपनी हाई से कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करेगा, तो अंदर से जब बाहर आएगा तो उसको क्या कहेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस। इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। लेकिन दूसरा सॉल्यूशन है वो है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो कम है एज कंपेयर टू सेल सेप कंसंट्रेशन के। सेल सेप मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो गया, लो हो गया, और यहाँ का सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो गया, हाई हो गया। तो मैंने बोला था कि वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करेंगे, इसका मतलब यहाँ सेल के अंदर जाएंगे, और जब वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं तो उसको हम कहते हैं एंडो ऑस्मोसिस। इसका मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को रखा जाए तो वहाँ एंडो ऑस्मोसिस होती है, राइट। तो इस तरीके से किस टाइप के सॉल्यूशन में किस टाइप की चीज़ें होंगी आपको ये ध्यान रखना है। अब बात आती है ऑस्मोसिस। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जब मिक्स होते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। इसमें सॉल्यूट अगर मूव कर रहा है तो वो हम डिफ्यूजन में पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर सॉल्वेंट मूव करे और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू करे तो उसको हम डिफ्यूजन नहीं कहते हैं। उस पर्टिकुलर टाइप के मूवमेंट को, सॉल्वेंट के मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ऑस्मोसिस को अगर हम स्टडी करें तो ऑस्मोसिस में होता क्या है, दो सॉल्यूशन है, जैसे एक हाइपोटोनिक और एक हाइपरटोनिक। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या होते हैं। अब अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है तो लो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, हाइपोटोनिक उसी को कहते हैं जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम हो। तो जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी तो वहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, मोर या हाई, ठीक है। क्योंकि मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये मैं हमेशा बोल चुका हूँ कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, जैसे एक चीनी है, किसी पानी में चीनी कम है, इसका मतलब चीनी कम है तो पानी ज़्यादा है, राइट। और अगर चीनी ज़्यादा है तो वहाँ पानी क्या हो चुका है, कम हो चुका है, ठीक है। तो अगर चीनी कम है तो वो हाइपोटोनिक हुआ, चीनी ज़्यादा मिला दी तो वो हाइपरटोनिक हो गया, जब चीनी ज़्यादा मिला दी तो पानी क्या हो गया, कम हो गया। तो चीनी या सॉल्यूट है और पानी या सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। तो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो वाटर मॉलिक्यूल, अब हाइपोटोनिक में क्या होता है, लो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन है, और जब सॉल्यूशन कंसंट्रेशन लो है तो वहां पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। हाइपोटोनिक किसको कहते हैं, जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो, हाई। तो जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई होगी तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, लो। इस तरीके से चीजें होती हैं। अब देखिए, मैंने बोला था कि सॉल्वेंट जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ ही ऑलवेज मूव करते हैं। तो यहाँ पे वाटर की हाई कंसंट्रेशन कितना है, हाइपोटोनिक की तरफ। कम किधर है वाटर की कंसंट्रेशन, हाइपरटोनिक में, तो वाटर किधर से किधर मूव करेगा, वाटर जो है हमारा मूव करेगा हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, ये हमेशा याद रखना। और जब भी वाटर जो है हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक मूव करता है, इस तरीके के मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। तो यहाँ पे दो कंडीशन जरूरी है, एक तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंस
ये मस्ट है अगर आपको ऑस्मोसिस डिफाइन करना है। और दूसरा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट यहाँ मस्ट है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में होके, एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में होके अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो इस तरीके के मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब इसको मेजर कैसे करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऑस्मोमीटर, उसके द्वारा ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ाओगे वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। अब जैसे प्योर वाटर है, प्योर वाटर में तो सॉल्यूट है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए एग्जैक्टली। इसीलिए प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर 0 ही होता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्यूट तो होता नहीं है। कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट के कारण डेवलप हुआ है। अब जैसे दो सॉल्यूशन है, एक में लो ऑस्मोटिक प्रेशर है और एक हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो जहां लो ऑस्मोटिक प्रेशर है तो वहां पे सॉल्यूट क्या हुआ? कम, राइट? मोर वाटर एंड लो सॉल्यूट, क्योंकि लो सॉल्यूट है इसीलिए वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ? लो। और जब सॉल्यूट लो है तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो, और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो तो वहां पे पानी ज्यादा है। वैसे ही इस कंडीशन में देखिए कि यहाँ पे हाई ओपी कब होगा? जब हाई सॉल्यूट होगा, और हाई सॉल्यूट होगा तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वाटर क्या हो जाएगा? कम। इसीलिए वाटर अपने ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे वाटर जो मूव होगा फाइनली वो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूव करेगा। और किस में होके करेगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये जो एसपीएम लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एक चीज हमें क्लियर हुई कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा क्यों है वो हम यहाँ एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो हमारे सॉल्यूट होते हैं वो दो नेचर के हो सकते हैं। पहली चीज तो ये कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए एक इक्वेशन है, वॉन्टॉफ इक्वेशन। एक वैज्ञानिक थे वॉन्टॉफ जिन्होंने इस इक्वेशन को दिया था, और ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन हम इस इक्वेशन का यूज करके कर सकते हैं। वॉन्टॉफ इक्वेशन में वो हमारा जो सॉल्यूट है वो किस नेचर का है, इसके हिसाब से वॉन्टॉफ इक्वेशन के दो फॉर्म आपको ध्यान रखने हैं। जैसे पहला, अगर कोई सॉल्यूट जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को आप पानी में डालोगे तो वो ग्लूकोज के रूप में ही रहेगा, वो टूटेगा नहीं। अगर इस तरीके की कंडीशन है तो वहाँ पे फॉर्मूला जो वॉन्टॉफ का आता है वो आता है OP = mRT। यहाँ पे OP क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। M क्या है? मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन। R क्या है? गैस कांस्टेंट। और जब भी कभी आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करो तो यहाँ पे गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 0.082 मोल पर मॉलिक्यूल ही लेनी है, हमेशा याद रखना। T क्या है? यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको हम केल्विन में लेंगे। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में भी दिया हुआ है तो उस टेम्परेचर को के साथ 273 आप ऐड कर दीजिए तो वो टेम्परेचर केल्विन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर है वो लिया जाएगा। उसके बाद T जो है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन इलेक्ट्रोलाइट नेचर का है जैसे ग्लूकोज, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा OP = mRT। ये हमेशा याद रखना है। लेकिन अगर कोई सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट नेचर का है, इलेक्ट्रोलाइट नेचर कहते हैं जैसे NaCl। NaCl को आप जब पानी में डिजोल्व करते हो तो वो दो चीज़ों में टूट जाता है। NaCl को पानी में डिजोल्व करोगे तो वो Na+ और Cl- में टूट जाता है, जबकि जो ग्लूकोज था वो इस तरीके से नहीं टूट रहा था। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट अगर है वो टूट रहा है तो वहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है वॉन्टॉफ इक्वेशन, और ये बन जाता है OP = ImRT। तो mRT ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में भी आ रहे थे, लेकिन जो I है वो एक नई चीज़ है। यहाँ पे I को कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, राइट? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जैसे NaCl है, NaCl पानी में डिजोल्व होने पे कितने आयंस में टूटेगा? Na+ एंड Cl- में, तो 2 आयंस में टूट रहा है। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कितने आयंस में टूट रहा है डिजोल्व होने के बाद, तो उस आयंस की टोटल संख्या जो है वो कहलाती है I। जैसे NaCl जो है वो Na+ एंड Cl- में टूट रहा है, तो NaCl के लिए I की वैल्यू यहाँ पे 2 होती है। तो इस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो।
अब वांट ऑफ इक्वेशन जो है इसमें कभी कभी वो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे देता है। जैसे यहाँ पे एक बड़ी कॉमन चीज है, जैसे दो सॉल्यूशन है, जैसे यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, 1 मोलर NaCl और 1 मोलर ग्लूकोज। यहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, सेम टेम्परेचर पे है, लेकिन फिर भी अगर आप वांट ऑफ इक्वेशन से कैलकुलेट करो तो यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो NaCl के केस में ज़्यादा आएगा और ग्लूकोज के केस में कंपेरेटिवली लो आएगा। तो इसीलिए ये हमेशा बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कंसंट्रेशन की नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की तुलना में ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे NaCl के लिए जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला आप लगाओगे IMRT और यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे ग्लूकोज के केस में MRT। तो MRT तो यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे I की वैल्यू से और मल्टीप्लाई हो रहा है और I की वैल्यू यहाँ NaCl के केस में क्या हो जाती है 2, तो MRT का जो भी वैल्यू आएगा वो डबल हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट के केस में नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में प्रेशर ज़्यादा होगा अगर दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं जो कई बार पूछ ली जाती हैं। तो वांट ऑफ इक्वेशन के बेस पे कई बार वो आपके सामने क्वेश्चन पुट कर देता है, आपको इस तरीके से उन चीज़ों को एड्रेस करना है। ऑस्मोटिक जो प्रेशर है इसमें अगर हम ये देखें कि किस प्लांट के अंतर्गत कितना ज़्यादा पाया जाता है, तो जो सॉल्ट कंसंट्रेशन में प्लांट पाए जाते हैं उसको हम वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा पाया जाएगा, राइट। उसके अलावा यहाँ पे एक और टर्म आती है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो जैसे देखिए जब हम ऑस्मोसिस डिफाइन कर रहे थे तो ऑस्मोसिस में हम ये देख रहे थे कि वाटर मॉलिक्यूल जो है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव हो रहा है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन अब मैं यहाँ पे अगर ये चाहूँ कि ये वाटर मूव ना हो तो इसके अपोजिट मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। ये किधर की तरफ आ रहा है? हाइपरटोनिक की तरफ। तो अगर मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पे कोई फोर्स अप्लाई करूं तो वो फोर्स इसके अपोजिट काम करेगा, और जो वाटर मॉलिक्यूल हैं अगर इसके सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा दूं तो इन वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पर लगाया हुआ वो फोर्स, वो प्रेशर जो वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में होके स्टॉप कर दे, उसको मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमेशा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पे ही लगाया जाता है, ये हमेशा याद रखना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं OP से रिफ्लेक्ट करता हूँ। तो ऑस्मोटिक जो प्रेशर है उसको हम ऑस्मोसिस में पढ़ते हैं और वो हमेशा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पे लगाया जाता है। किस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं ये भी हमने देखा, ठीक है। अब ऑस्मोसिस अगर सेल से बाहर हो रहा है तो एक्सोऑस्मोसिस, और अगर सेल के अंदर हो रहा है तो एंडोऑस्मोसिस। वो डिपेंड करता है कि सेल को आपने हाइपोटोनिक में रखा है या हाइपरटोनिक में रखा है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें थी जो हमने ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेट, ट्रांसपोर्ट, इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें, इनके कंसेप्टिव पार्ट आपको समझ में आए होंगे।